नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं जो एएसडी का जो दूसरा टाइप है उसके बारे में बात करती हूँ, जिसको कहते हैं एस्पर्जस सिंड्रोम। एस्पर्जस सिंड्रोम आप ये कह दो थोड़ा माइल्डर फॉर्म ऑफ ऑटिज़्म है। तो इसमें जो है ना उनके अगेन सोशल एंड कम्युनिकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन कॉग्निटिव लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है ना वो नॉर्मल होता है। तो इसके इनकी सोशल स्किल एंड कम्युनिकेशन में इशू होता है, तो सोशल क्लूज़ जो होते हैं वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। इनका आईक्यू नॉर्मल होता है। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसको समझने में उनको थोड़ा-सा जो है ना प्रॉब्लम आती है। सोशल सिचुएशंस को जो है ना ठीक से हैंडल नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनकी इनकी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो अच्छा होता है, नॉर्मल होता है। लेकिन इनका जैसे सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम होता है, तो सबसे पहला अगर आप बात करें तो सिम्पटम है सोशल इंटरेक्शन में डिफ़िकल्टी। तो जो दूसरों से बात करने से जैसे जो नॉन वर्बल लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, क्लूज़ जो सोशल क्लूज़ होते हैं, उसको वो समझ नहीं पाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं रिलेटेड टू फ्रेंडशिप, क्योंकि वो फ्रेंड्स ईज़िली नहीं बना पाते हैं और फिर दूसरे लोगों से इंटरैक्ट करने में उनको प्रॉब्लम होती है। और वो उसको कह दो आप जो है ना इनिशिएट नहीं कर पाते हैं सेंटेंस या बात को, और जो है ना उसको कन्वर्सेशन को मेंटेन भी नहीं कर पाते हैं, तो ये है। दूसरा हो गया इंटेंस फोकस ऑन स्पेसिफिक इंटरेस्ट। तो उनका जो फ़ोकस है, उनका एक कोई स्पेसिफ़िक इंटरेस्ट होता है किसी चीज़ में, बहुत ही स्पेसिफ़िक होता है और वो उस पे ही ज़्यादा फ़ोकस करते हैं कंपेयर टू एनी अदर सब्जेक्ट। तो जैसे एग्ज़ाम्पल मैंने पीछे भी दिया था कि कुछ हो गया कि कुछ इंसेक्ट से ऑब्सेस्ड हैं, और या बटरफ्लाई से ऑब्सेस्ड हैं या बर्ड से या किसी और चीज़ से, तो वो क्या करते हैं उसी के बारे में बात करते रहते हैं, उसी के बारे में पढ़ते रहते हैं, उसी पे ही फ़ोकस देते हैं और बाकी सारी चीज़ों को ना के बराबर करते हैं। तो वो उनका एक इंटरेस्ट पे स्पेसिफ़िक अम, वो हो गया कि इंटरेस्ट पे जो है ना स्पेसिफ़िक फ़ोकस करना, जो उनका अपना इंटरेस्ट है। तीसरा हो गया इनका स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट टिपिकली नॉर्मल होता है, लेकिन वो उनका जो बोलने का स्टाइल है, वे ऑफ स्पीकिंग इज़ डिफरेंट, थोड़ा डिफरेंट होता है। वो बहुत डिटेल में चीज़ों को वो बहुत डिटेल में चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, स्पेशली जिसमें उनको इंटरेस्ट होता है, और जो है ना उसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। दूसरा सोशल सिचुएशंस में कंफर्टेबल फ़ील नहीं करते हैं, तो चैलेंजेस वही हो गया कि उनकी एक मोनोटोन वॉइस में बात करते हैं। जैसे आप ये कह दो कि जो है ना बहुत ही फॉर्मल, ओवरली फॉर्मल और टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो बात करने के लिए, और उनको जो है ना सार्केज़्म और इडियम्स समझ नहीं आते हैं। तो ये हो गया। चौथा हो गया मोटर कोऑर्डिनेशन इश्यूज़। तो उनके भी मोटर कोऑर्डिनेशन में इश्यूज़ होते हैं, तो जिसकी वजह से उनकी हैंडराइटिंग पुअर होती है, और उनकी जैसे स्पोर्ट्स में प्रॉब्लम होती है, रनिंग, जंपिंग, वो एक टिपिकल स्टाइल में करते हैं। तो क्योंकि वो अनकोऑर्डिनेटेड होते हैं, तो जिसकी वजह से, या ऑकवर्ड वॉक कह दो, ऑकवर्ड रनिंग हो गई, तो जिसकी वजह से उन स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं वो, और इस तरह की एक्टिविटीज़ करने में उनको प्रॉब्लम होती है। ये तो लगभग सेम ही है। पहला हो गया जेनेटिक फैक्टर। तो अगर फैमिली में किसी को है तो ये होने का चांस रहता है। ब्रेन डेवलपमेंट में डिफरेंस होता है, तो ब्रेन का जो पार्ट सोशल एंड कम्युनिकेशन से डील करता है, वो पार्ट में उनके प्रॉब्लम होती है, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। दूसरा हो गया एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर में प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर कोई उस ड्यूरेशन में अगर इन्फेक्शन हो गया, या कोई टॉक्सिन्स का ले लिया, या कुछ ऐसा एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया जिसकी वजह से भी होने का चांस रहता है। तो अगर असेसमेंट की बात करें तो अगेन इसमें भी सेम है। पहला डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग होती है। डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग में बच्चों की सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल को चेक किया जाता है, और उस पे जो है ना फिर उससे असेस किया जाता है। दूसरा हो गया कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है जैसे कि अगर स्क्रीनिंग में एस्पर्जस के सिम्पटम्स आते हैं, या ऐसा लगता है कि ये एस्पर्जस है, तो उसको जो है ना उसको कहते हैं एडीओएस
ऑटिज्म डायग्नोस्टिक डिसऑर्डर स्केड्यूल एंड दूसरा होता है ऑटिज्म डायग्नोस्टिक इंटरव्यू। तो इन दोनों टूल को यूज़ करके उनकी सीवियरिटी या उनके अदर सिम्टम्स को जो है ना असेस किया जाता है और प्रॉपर जो है ना इवैल्यूएशन किया जाता है। तीसरा हो गया बिहेवियर ऑब्जर्वेशन। तो जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो उनके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करते हैं और उसके हिसाब से बताते हैं कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम है। और स्पेशली जो डिवीज़न होता है जो एएसडी के 3 डिवीज़न हैं उनमें से ये क्लियर हो जाता है कि ये एस्पर्जस है। अगर बिहेवियर इशू की बात करें तो एस्पर्जस में बिहेवियर इश्यूज बहुत कॉमन होते हैं। स्पेशली उनका जो इंटरेस्ट है पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, वो ऑब्सेसिव होते हैं उस चीज़ को लेकर। तो वो ऑब्सेसिवनेस की वजह से जो है ना उनको बिहेवियर इश्यूज आते हैं, वो उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो ये बहुत ही कॉमन है। इनको मैनेज करने के लिए बिहेवियर थेरेपिस्ट बहुत अच्छे रहते हैं, वो आपको टेक्निक्स बता सकते हैं। अदरवाइज़ क्या है कि आप जो है ना डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं घर में, सोशल स्किल ट्रेनिंग कर सकते हैं। सोशल स्किल ट्रेनिंग में हो गया कि आप रोल प्लेइंग या उनको डिफरेंट सिचुएशन में कैसे बात करना है, कैसे ग्रीट करना है, कैसे लोगों से इंटरेक्ट करना है, वो ट्रेनिंग आप घर में ही करा सकते हैं। जब घर में मेंबर होते हैं तो आपस में बात करके वो चीज़ें सिखाई जा सकती हैं, उसकी प्रैक्टिस करी जा सकती है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जैसा कि मैंने ऑटिज़्म वाले में भी बोला था कि ऑटिज़्म में इतना नहीं, लेकिन एस्पर्जस में बहुत ही क्लियर इंटरेस्ट होता है, उनका बहुत ऑब्सेसिव इंटरेस्ट होता है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके। तो उनकी जो पॉजिटिव चीज़ है उसको देखिए और उसको यूज़ करिए एज ए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। तो जब भी वो अच्छा करें या उनसे आप कुछ कराना चाहते हैं और उनको टाइम देते हैं तो वो स्टिकर यूज़ करें। ये जैसे या तो स्टिकर यूज़ करें, एक्स्ट्रा प्ले टाइम, या फिर खाने की कोई चीज़ है तो उनको प्रेज़ करें और फिर उनको वो प्रोवाइड करें। तो इस तरह से जो है ना बिहेवियर मैनेजमेंट भी होगा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी होगा। दूसरा हो गया विज़ुअल, इनको भी ज़्यादा चेंज पसंद नहीं है अपने टाइम में, तो उनका विज़ुअल शेड्यूल होना चाहिए, प्लान होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, जिससे वो आगे उनको एंग्ज़ायटी ना हो और वो कन्फ्यूज़ ना हो और अपना जो है ना आराम से अपना रूटीन फ़ॉलो कर सकें और काम कर सकें। अगेन उनको ब्रेक देना है टास्क के बीच में और उनको छोटे इंस्ट्रक्शंस देने हैं। स्मॉलर स्टेप्स में वो ईज़िली कर पाते हैं, उन्हें समझ भी अच्छे से आता है और वो टास्क को कंप्लीट भी कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनका सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। इश्यूज़ की बात करें तो इट्स सेम लाइक ऑटिज़्म, स्लीप डिसऑर्डर होता है, उनको स्लीप में प्रॉब्लम होती है। स्लीप एंड वेक की साइकिल डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होती है इससे। और दूसरा हो गया एंग्ज़ायटी, इन बच्चों में एंग्ज़ायटी बहुत होती है। अगेन जब चेंजेस होते हैं, कोई भी चेंज होता है या सोशल सिचुएशन में जाते हैं तो उनको एंग्ज़ायटी होती है। ये सेंसरी सेंसिटिव भी हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को, स्पेशली जैसे कोई टेक्सचर को टच करना या फिर नॉइज़ से सेंसिटिव हो सकते हैं। तो उसको मैनेज करने के लिए आप सेंसरी फ्रेंडली टूल्स खरीद सकते हैं। और वैसे आप अगर ओटी के पास जाएँगे, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जाएँगे, तो वो आपको सजेस्ट कर देंगे किस तरह के टॉय, किस तरह के जो सेंसरी टॉयज़ आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है ना उनका आप कह दो कि डिफरेंट टेक्सचर के भी आप उनको शुरू से ट्रेनिंग देते रहें डिफरेंट टेक्सचर टच करने के लिए, तो भी हेल्प करता है। लेकिन एक एज के बाद जो है ना थोड़ा ज़्यादा ऑब्सेसिवनेस हो जाती है तो वो उसको नहीं करते हैं। दूसरा आप मैनेज करने के लिए नॉइज़ के लिए अगर आपको है तो हेडफ़ोन यूज़ कर सकते हैं। कहीं भी आप पार्टी में जा रहे हैं या शादी में जा रहे हैं या कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे वो बहुत लाउड साउंड हो रही है जिसको वो बियर नहीं कर सकते, तो आप उनके हेडफ़ोन लगा दीजिए और वो जो है ना नॉइज़ कम हो जाएगी और वो कंफर्टेबल फ़ील करें। मेंटल की गाइड की बात करूँ तो सीधे-सीधे आप ये कह दो कि ज सब में यही बोल रही है अर्ली इंटरवेंशन। तो स्पीच थेरेपिस्ट, बिहेवियर थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, इनसे मिलिए, इनसे बात करिए और प्रोग्राम लीजिए। अर्ली इंटरवेंशन जितना अच्छे जल्दी आप ये सब चीज़ें शुरू करेंगे उतना उनको ज़्यादा हेल्प मिलेगा। उनका प्रेडिक्टेबल स्ट्रक्चर रूटीन चेंजेस पसंद नहीं है, इसलिए वो होना चाहिए और शेड्यूल प्रिंटेड होना चाहिए, कलर्ड शेड्यूल होना चाहिए। वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है जिससे देख के उन्हें समझ आ जाए, अच्छा ये कलर ये टाइम डिवोटेड है इसके लिए। फोकस ऑन देयर स्ट्रेंथ, उनकी स्ट्रेंथ पे फोकस करिए, उस पे ध्यान दीजिए ताकि वो जो है ना उसी में ग्रो कर सके और उसमें और अच्छे से जो है ना एक्सेल कर सके।
सोशल एंगेजमेंट को वो बढ़ाने के लिए वो ग्रुप एक्टिविटीज़, पहले स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज़ करिए। घर में छोटे से कुछ बच्चों को बुलाइए जिनके साथ प्ले डेट करिए आप, और ऐसे धीरे-धीरे करके उनको डिफरेंट ग्रुप एक्टिविटीज़ कराइए। घर में ही काफ़ी मेंबर है तो उनके साथ भी ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप गेम, कैसे टेकिंग टर्न हो गया, या फिर कई बारी होता है उनको हारना पसंद नहीं है, तो वो सारी चीज़ें घर पे आप करा सकते हैं। सोशल एंगेजमेंट किसी के भी थ्रू रोल प्लेइंग करा सकते हैं, और घर के कामों में हेल्प लेके भी उनकी बहुत सारी ट्रेनिंग आप करा सकते हैं। अगर स्कूल इंटरवेंशन की बात करूँ तो सेम ही है। आईईपी स्पेशलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम उनके लिए बनाइए, तो वो उसी हिसाब से उनकी स्ट्रेंथ को देखते हुए उनकी क्या वीकनेस है, क्या जो क्या पॉजिटिव थिंग है, क्या नेगेटिव है, उसके हिसाब से उनका प्लान बनाइए और उसके हिसाब से उनको टीच करिए। स्पीच एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अगर स्कूल में आते हैं तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं आते हैं तो आप उनसे प्राइवेटली मिल के भी कर सकते हैं। लेकिन स्कूल्स को डेफ़िनेटली अगर उनके स्कूल में ऑटिस्टिक बच्चे हैं तो उन्हें इस तरह की चीज़ों को अवेलेबल कराना चाहिए। वो आके एक प्रोग्राम दे देंगे और उसको जो है ना टीचर्स फ़ॉलो कर सकती हैं ईज़िली। इंक्लूसिव एजुकेशन है, बच्चों के एजुकेशन के क्लासरूम जो मेन स्ट्रीम स्कूल है उसी में इंटीग्रेट करना चाहिए, और उनकी हेल्प के लिए इनके लिए स्पेशल क्लास डे में एक बारी ऑर्गेनाइज़ करनी चाहिए या अरेंज करनी चाहिए। तो इस तरह से उनका टाइम प्लान करा जा सकता है। और जो मेन स्ट्रीम स्कूल में मैंने ये बेनिफिट, क्योंकि मैं मेन स्ट्रीम स्कूल में हूँ, तो मैंने ये बेनिफिट देखा है कि वो जो है ना कम से कम ग्रुप में रहना तो सीख जाते हैं, कम से कम ग्रुप में काम करना तो सीख जाते हैं, ये इंटरेक्शन उनका हो सकता है कि क्योंकि वो अपने आप से सेंटेंस बोल नहीं सकते, या ये कह दो कि वो बहुत ज़्यादा आप बात शुरू नहीं कर सकते हैं, या ऑब्जर्व जो कन्वर्सेशन है उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब वो क्लास में होते हैं तो वो ग्रुप में काम करना, ग्रुप में एक्टिविटीज़ करना, चाहे छोटी-छोटी ही चीज़ कर रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं और लर्न कर रहे हैं, तो वो फ़ायदा होता है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन अगर कोई स्कूल देता है, तो आई वुड से कि आप उसको प्रेफ़र करिए कंपेयर टू एनी बिग स्कूल और एनी स्पेशल स्कूल। अगर वो है, तो बहुत अच्छा है, अगर वो ये सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं तो। नहीं तो स्पेशल स्कूल में तो सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, तो वो कंसिडर किया जा सकता है। तो एक तरह से मैंने सब कुछ कवर कर लिया है, लेकिन आपको मैं बताऊँगी एक ड्रामा सीरीज़ है नेटफ्लिक्स में जो जिसका नाम है पेरेंटहुड। तो बहुत अच्छा ड्रामा सीरीज़ है, उसमें एस्पर्जस के बच्चे को कवर किया गया है, एक पेरेंट की स्टोरी है, और बहुत अच्छा दिखाया गया है। आप उसको देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्या-क्या जो है ना सिम्पटम्स होते हैं और कैसे आप उनको डील करते हैं। ये वो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स है और अगर आपको पास टाइम है तो प्लीज़ उसको देखिए। काफ़ी लंबी सीरीज़ है, ओवरऑल सीरीज़ काफ़ी अच्छी है, लेकिन मेरा मेन फ़ोकस है जो एस्पर्जस बच्चे हैं उसके जो सिम्पटम्स हैं, उनको बिहेवियर कैसे मैनेज करना है, और बहुत सारी चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं। तो अगर वो टाइम मिले तो आप देखिए। बाकी अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और आज आपने कोई भी अच्छी चीज़ सीखी है जो मैंने आपको बताया है उनमें से कोई भी नई चीज़ लर्न करी है, या इससे आपको या आपके किसी फ्रेंड को या आपके बच्चों को बेनिफिट होने वाला है, तो प्लीज़ मेरा वीडियो शेयर करिए और लोगों तक पहुँचाइए, और इसे लाइक करिए ताकि और लोग इसको जो है ना देख सके और जान सके और इन्फॉर्मेशन गैदर कर सके। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।